भारत का संवैधानिक विकास। कंपनी का शासन के अधीन 1773 से 1858 तक, सम्राट के शासन के अधीन 1858 से 1947 तक। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसकी विशेषताएं। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बने। इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। इसके तहत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। ठीक है। इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसके बाद 1781 का संशोधन अधिनियम, इसकी विशेषताएं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के कमियों को ठीक करने के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम लाया गया। इसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया। इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़ी मामलों का भी सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। इस कानून के द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसके अनुसार न्यायालय हिंदुओं को निजी कानून के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानून के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले तय करे। इस कानून द्वारा यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसकी विशेषताएं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के कमियों को दूर करने के लिए 1781 का संशोधन एक्ट पारित किया गया। इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, जिसमें कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड और बोर्ड ऑफ कंट्रोल से एक नया निकाय का गठन किया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था को आरंभ किया गया। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। सत्रह सौ छियासी का अधिनियम। 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसने यह पद स्वीकार के लिए 2 शर्तें या मांगें रखी। पहला, उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो, और दूसरा, उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। उपरोक्त शर्तों को 1786 के कानून में प्रावधान के रूप में जोड़ा गया। 1793 का चार्टर एक्ट कानून, विशेषताएं। इसने भारत में व्यापार के अधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया। इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी, बशर्ते कि उससे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाए। चार्टर एक्ट 1813, विशेषताएं। इस कानून ने भारत में कंपनी के
व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। तब भी इस कानून ने चाय तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बनाए रखा। इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। इस कानून ने पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार की व्यवस्था दिया। इस कानून ने भारत के स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। कर भुगतान न करने पर दंड को भी व्यवस्था की। 1833 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इसकी विशेषताएं: इसने बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिकों और सैन्य शक्तियां निहित थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इस कानून के अनुसार मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। भारत के गवर्नर को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके पहले बने कानून को नियामक कानून कहा गया और इसके बाद के कानून को एक्ट या अधिनियम कहा गया। चार्टर एक्ट 1833 में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। 1853 का चार्टर अधिनियम। ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अंतिम अधिनियम था। इसकी विशेषताएं: इसने पहली बार गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए। इन्हें विधान परिषद कहा गया एंड इसके दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए विधान परिषद का गठन किया। जिन्हें भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। यहाँ गलत लिखा गया है, जिन्हें होना चाहिए था। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का व्यवस्था का आरंभ किया। इसी प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा। उस समय कंपनी की सिविल सेवाओं 2 तरह की होती थी। पहला उच्च सिविल सेवा और दूसरा निम्न सिविल सेवा। पहली कंपनी के कानून द्वारा निर्मित हुई, जबकि दूसरी अन्य तरीके से भारतीय नागरिकों के लिए शुरू की गई। इसके लिए 1854 ईस्वी में सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति का नियुक्ति की गई। इसने स्पष्ट किया कि संसद विधान परिषद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ की। गवर्नर जनरल के परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास और बम्बई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। अब है ताज का शासन। 1858 से 1947। 1858 का भारत का अधिनियम। विशेषताएं: इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। इस अधिनियम ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया तथा द्वैध शासन का अंत कर दिया। एक नए पद भारत के राज सचिव का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार परिषद थी। परिषद का अध्यक्ष भारत का राज सचिव होता था। इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमे करने का अधिकार था और इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक
मशीनरियों में सुधार था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1857 में महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम की विशेषताएं। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्ति पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। इस प्रकार इस अधिनियम ने 1773 द्वारा शुरू की गई केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया, जो कि 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गई थी। इस विधायी विकास नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। इसने वायसराय के परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियाँ प्रदान की। इसने 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। इसके द्वारा वायसराय के परिषद का एक सदस्य को एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। उसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। उसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति का अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह की होती थी। 1892 में भारत का परिषद अधिनियम। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। बजट की व्यवस्था 1860 में शुरू हुआ था। इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग न हुआ था। इसे निश्चित निकायों की सिफारिश की जाने वाली नामांकन प्रक्रिया कहा गया। 1909 का परिषद अधिनियम। विशेषताएं। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई। केंद्रीय परिषदों की संख्या 16 से बढ़कर 60 कर दिया गया तथा प्रांतीय परिषदों में संख्या एक समान नहीं थी। केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत बनाए रखा गया, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति थी। विधान परिषद के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू किया गया। इस अधिनियम से केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया गया और जैसे बजट पर प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। परंतु वायसराय इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं था। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर के कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय को कार्यपालिका परिषद के प्रथम सदस्य, जो कि भारतीय थे, बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। लॉर्ड विंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। इसने प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन ऑफ चेंबर्स
विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। भारत शासन अधिनियम 1919 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया जो 1921 में लागू हुआ। इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। विशेषताएं: इस अधिनियम में प्रशासन के सभी विषयों को केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में वर्गीकृत करने का प्रावधान किया गया। यह वर्गीकरण अधिनियम के तहत बनाए गए निगमन नियमों द्वारा किया गया। इन नियमों ने केंद्र से प्रांतों को सत्ता के हस्तांतरण को आसान बना दिया। इस तरह अधिनियम ने प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण को शिथिल कर दिया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषय पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया: हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषय में सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, कृषि आदि शामिल थे, जबकि आरक्षित विषयों में पुलिस, न्याय प्रशासन, जेल, भूमि, राजस्व, वित्त आदि शामिल थे। हस्तांतरित विषय पर गवर्नर का शासन होता था। इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो उस विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैत शासन व्यवस्था कहा गया। हालांकि यह व्यवस्था काफ़ी हद तक असफल रही। इस व्यवस्था ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया गया था। इनके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीयों, ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तारित किया। इस कानून ने संपत्ति कर और अन्य योग्यता के आधार पर सीमित संख्या के लोगों को मताधिकार प्रदान किया। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया। इससे एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इसने एक चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस, जिसे नरेंद्र मंडल के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना का प्रस्ताव रखा। चैम्बर्स का उद्घाटन 1921 में हुआ। इसमें 120 सदस्य यानी 108 राज्यों के राजकुमार और 12 अन्य राज्यों का प्रतिनिधित्व शामिल थे। इसका नेतृत्व वायसराय करता था। इसने आम हित के मामले पर परामर्श और चर्चा का आसान बनाया। साइमन आयोग। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय संवैधानिक आयोग का गठन किया। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपना रिपोर्ट पेश की तथा द्वैत शासन प्रणाली, राज्यों में सरकार का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था को जारी रखने को सिफारिश की। आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। इन सम्मेलन में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधन कर भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया। सांप्रदायिक अवार्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड और सांप्रदायिक अवार्ड कहा गया। अवार्ड में न सिर्फ मुसलमान, सिख, ईसाई,
यूरोपियों और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यथित हुए और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। अंततः कांग्रेस और दलित वर्गों के नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने पूना पैक्ट को स्वीकार कर लिया और शोषित वर्गों को दोहराने के लिए सांप्रदायिक अवार्ड में संशोधन किया। इसका मतलब यह है कि दलित वर्गों के संबंध में अलग निर्वाचन मंडल के प्रावधानों को सांप्रदायिक अवार्ड में निहित प्रतिनिधित्व की योजना से हटा दिया गया। इसके बाद पूना पैक्ट के प्रावधानों को 1935 के अगले भारत सरकार अधिनियम में शामिल किया गया। दूसरे शब्दों में 1935 के अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधान मंडलों की संरचना इस संशोधित सांप्रदायिक अधिनियम पर आधारित थी। भारत शासन अधिनियम 1935। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। विशेषताएं: इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों के एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों, संघीय सूची जिसमें 59 विषय थे, राज्य सूची जिसमें 54 विषय थे और समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दिया गया। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई और क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। इसने प्रांतों में द्वैध व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वायत्तता को शुभारंभ किया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषद के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया। परिणामतः संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषदों और विधानसभा बन गई। हालांकि इन दिनों इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। इसने दलित वर्गों के लिए एक निश्चित संख्या में समान सीटें आरक्षित की। इसने महिलाओं और श्रम को विशेष प्रतिनिधित्व भी दिया। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इसने मताधिकार का विस्तार किया और लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। इसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसने बर्मा, म्यांमार को भारत से अलग किया और इसने उड़ीसा और सिंध के 2 नए प्रांत बनाए और इसने रेलवे के प्रशासन के लिए एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की। यह स्थापना का प्रावधान किया। इसने महासंघ और प्रांतों के लेखा परीक्षा के लिए भारत को महालेखा परीक्षक नियुक्त का प्रावधान किया।